से हेलो। कल गुड मॉर्निंग सबको। कल सुबह हमने जो अपना पूरक पठन का पाठ शुरू किया था, सपनों से सत्य की ओर, उसी पाठ का जो बचा हुआ अंश है उसे आज हम पूरा कर रहे हैं। पाठ तो शुरू करते हैं बच्चों, लेकिन थोड़ा ये एक तस्वीर आप एक बार और देख लो। मैंने एक और तस्वीर जो है वो आनंद बंसोड़े जी की, वो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो है, ये देखिए, ये उनके किताब का मुख पृष्ठ है। स्वप्नातुल सत्याकडे, एवरेस्ट स्वप्न पूर्ति, आनंद बंसोड़े। दिख रहा है सबको? ये जो है, ये आनंद बंसोड़े के द्वारा लिखी गई किताब का मुख पृष्ठ है। जब वो एवरेस्ट पर पहुंचे और जब उन्होंने अपने जीवन का संघर्ष जो है वो पूरा का पूरा उन्होंने इस किताब में लिखा हुआ है। तो जो हमने सीखा कि आनंद बंसोड़े एक ऐसे विद्यार्थी थे जो 9वीं कक्षा में फेल हो गए थे, मगर अपनी माता की प्रेरणा की वजह से वो वापस उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी और 10वीं की परीक्षा में वो इस तरह से पास हुए कि पूरे स्कूल में जो थे वो दूसरे क्रमांक पर आ गए। दूसरे क्रमांक से वो पास हुए। ये चीज हमें क्या सिखाती है? इससे हम यही सीखते हैं कि अगर आपको कोई प्रेरित करता है और आप जो है अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। ये आनंद बंसोड़े के जीवन की कहानी है। आनंद बंसोड़े ने कम से कम 5 महाद्वीपों की यात्रा की। 5 महाद्वीपों पे द्वीपों के जो पर्वत शिखर है उन्हें पादाक्रांत किया, यानी कि उन पर वो उनका गिरियारोहण उन्होंने किया। तो ऐसे ये आनंद बंसोड़े सोलापुर के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा बालक, जो शरीर से कमजोर था, पढ़ाई में भी कमजोर था, मगर उसके इरादों में इतना पक्का ऐसा बल था। जब सब उसको चिढ़ाते कि तू पढ़ाई में कमजोर है, शरीर से कमजोर है, उस वक्त उसने ठान ली कि वो ऐसी जगह जाएगा, ऐसी जगह पहुंचेगा कि जहां से उसे कोई भी हटा ना सके। ऐसी जगह वो पहुंचना चाहता था और इसलिए उसने बचपन में ही ये सपना देख लिया था कि वो एक श्रेष्ठ ऐसा गिरियारोहक बनेगा, श्रेष्ठ ऐसा पर्वतारोही बनेगा और एक दिन वो एवरेस्ट जो है उस शिखर पर, एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचेगा। तो ऐसे ही आनंद बंसोड़े की अ, आनंद बंसोड़े के जीवन के विषय में हम यहाँ पर सीख रहे हैं। हमने कल यहाँ तक सीखा था, देखो, सबके सामने अपनी अपनी किताब है ना? किताब में ध्यान देना है सबको। कल हम यहाँ तक पहुंचे थे, पेज नंबर 83 तक पहुंचे थे हम लोग। उसके आगे हम चलते हैं 84 पेज नंबर की शुरुआत से। आनंद बंसोड़े जी हमें बताते हैं कि 12वीं कक्षा पास होने के बाद उन्होंने जब सोलापुर के आसपास कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि ये गिरियारोहण की जो क्लास है वो कहाँ पर होगी, उन्हें कहाँ पर गिरियारोहण सिखाया जाएगा, तो आसपास तो उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली। और आखिरकार जब उन्होंने ढूंढा तब पिंपरी चिंचवड़, पुणे के पास जो पिंपरी चिंचवड़ तालुका है, वहां पर उन्हें ये शेळके सर जो थे वो मिले। शेळके सर जो थे, उस शेळके सर ने उन्हें वहां पर पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र शेळके, उनसे उनकी पहली मुलाकात हुई और वहां से उन्होंने जो था अपना ये सफर शुरू किया। आगे इन्हीं शेळके सर के मार्गदर्शन में उन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स की तैयारी की शुरू कर दी। माउंटेनियरिंग कोर्स की तैयारी शुरू की। वो आप बताते हैं कि मुझे इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, एकदम कड़ी मेहनत। क्यों? क्योंकि क्या था, शारीरिक अवस्था, वो पहले से ही वो शारीरिक रूप से कमजोर थे और शारीरिक रूप से कमजोर थे तो बीमारियां और शरीर का साथ न देना, इस प्रकार से कई तकलीफें थी उनके सामने। उन्हें कसरत भी करनी पड़ती थी। ये सारी चीजें जो थी, ये उनके सामने कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी, मगर थोड़ी सबसे बड़ी ऐसी समस्या थी वो थी शुल्क की। शुल्क मतलब फीस।
फीस भरने के पैसे जो थे वो उनके पास नहीं थे। उनके परिवार की हालत बड़ी गरीबी की थी, ये तो हमने शुरू में सीखा देखा। उनके पिता साइकिल के जो टायर थे वो पंचर निकालने का काम करते थे। मामूली झोपड़ी में रहने वाला ये परिवार था, गरीब परिवार था। तो ऐसी अवस्था में शुल्क भरना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तब उनकी माँ ने अपने गहने गिरवी रखे और बेटे को ये कोर्स पूरा करने के लिए पैसे दिए। तब उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो उत्तराखंड में है, वहां से उन्होंने अपना ये कोर्स का उन्होंने प्रवेश लिया और ये कोर्स अपना पूरा किया। माउंटेनियरिंग का कोर्स सीखा। वहां पर उन्होंने माउंटेनियरिंग से संबंधित कई नई नई बातें सीखी। एक बार तो कोर्स की तकलीफों से तंग आकर उन्होंने सोचा ये कोर्स छोड़कर मैं भाग जाऊं। मगर तब जब जब उनका इस प्रकार से हिम्मत या हौसला टूटा, तब उनकी माँ ने उनको बहुत अच्छी तरह से प्रेरित किया। माँ ने कहा कि बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी इस प्रकार से कायरता पूर्वक व्यवहार नहीं कर सकते। और ये सब माँ की बातें सुनकर वो बड़े प्रेरित होते और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते। याद रखिए उनकी माँ ने ही उनको प्रेरित किया था जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा वापस दी थी। ऐसे आनंद बंसोड़े कहते हैं कि मुझे इस कोर्स में बी ग्रेड मिली, वो बड़े निराश हुए। इसी दौरान उन्होंने विपश्यना की साधना का भी अध्ययन किया। देखो ये विपश्यना की साधना क्या होती है? ये विपश्यना यानी कि एक ध्यान की साधना होती है, जिसमें केवल आप किसी देवता का स्मरण नहीं करते, बल्कि आप केवल जो आपके शरीर में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, श्वास श्वास और उच्छ्वास, हम जो सांस अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं, उस सांस के ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना, आंखें बंद करके ध्यान लगाना, मेडिटेशन हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मेडिटेशन करना, आंखें बंद करके ध्यान करना, ये जो अभ्यास है उसे कहा जाता है विपश्यना। मुझे लगता है आपके स्कूल में भी ये विपश्यना की 5 मिनट की क्लास हर जगह होती होगी, है ना? क्लास के शुरू में 5 मिनट आंखें बंद करके केवल आपको अपने श्वास जो सांस जो जो नाक से जो आप सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान देना है। जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसका उसी के ऊपर ध्यान देना है और आंखें बंद करके जो है वो पूरी तरह से ध्यान लगाना है। उस अभ्यास को विपश्यना कहते हैं। और ये विपश्यना की साधना आनंद बंसोड़े किया करते थे। ध्यान लगाना हर किसी की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो विपश्यना की साधना उन्होंने सीखी थी और वो उसका भी अध्ययन करते थे। वो बताते हैं कि दूसरी बार मुझे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जाना था, लेकिन मेरे परिवार से ही विरोध हुआ। दूसरी बार भी वो जाना चाहते थे मगर उनके परिवार ने उनका विरोध किया। तब मुझे घर से भागकर कोर्स के लिए जाना पड़ा। घर से भाग कर गए। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग के कोर्स में मुझे ए ग्रेड मिल गई। इसी वर्ष उसी इंस्टीट्यूट में एडवांस कोर्स को बी ग्रेड मिल गई और इसी वर्ष उसी एडवांस वहीं पर उन्होंने एडवांस कोर्स भी किया जिसमें उन्हें ए ग्रेड मिला। और जो पहला जो कोर्स था उसमें उन्हें ए ग्रेड मिला, दूसरे कोर्स में उनको बी ग्रेड मिला। और जब उनका बीएससी पूरा हुआ, बीएससी यानी कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन उनका पूरा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में एमएससी पदार्थ विज्ञान के लिए प्रवेश ले लिया। बीएससी के बाद में और 2 साल का कोर्स होता है जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कहते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रवेश ले लिया, एमएससी का प्रवेश ले लिया। वहां पे वो पदार्थ विज्ञान सीखने लगे। वहां वो हॉस्टल में रहते थे और कहते हैं हॉस्टल में रहते हुए मैंने एक सपना देखा कि मैं एक बहुत ही ऊंचे शिखर पर चढ़कर तिरंगा फहरा रहा हूँ। इस सपने के कारण फिर मैं एक बार बेचैन हो गया। एमएससी की परीक्षा के बाद मैं फिर एडवांस कोर्स के लिए मनाली चला गया। यानी एक तरफ पढ़ाई तो चल रही थी मगर मन बार बार कहाँ खींचा जाता था, अपने माउंटेनियरिंग के अध्ययन की ओर। बार बार वो चाह वो पहाड़ जो ऊंचे शिखर जिसे उनके सपने में आते उन्हें आकर्षित करते और उनका मन करता उन पहाड़ों पर जाने का, उन पहाड़ों को पादाक्रांत करने का, गिरियारोहण करने का बार बार उनका मन करता। तो बीएससी पूरी कर ली, एमएससी पूरी कर ली। बीएससी एमएससी करने से पहले उन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया पूरा, उसका ए लेवल किया, बी लेवल किया
और उसके बाद में जब उन्होंने एमएससी किया तो वापस उनका मन उसी तरफ खींचने लगा, तो वापस एडवांस कोर्स यानी कि उससे और आधुनिक तकनीक और अच्छी गिरियारोहण की कला सीखने के लिए वो वापस मनाली चले गए। इस कोर्स के लिए भी वो बताते हैं कि मुझे झूठ बोलकर ही जाना पड़ा, क्योंकि घर वालों का विरोध था, वो नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे कि अपना गरीब परिवार है, बेटा पढ़ लिख जाए, घर का सहारा बने, घर के लिए कुछ कमाए। लेकिन ये जो बेटा है उसके सपने में तो केवल पर्वत के शिखर ही बसते थे, उसे तो बस पर्वत शिखरों पर चढ़ने का ही उसके मन में एक ध्यास था। तो घर वाले सहज रूप से उसका विरोध करते थे, तो वो झूठ बोलकर उन्हें जाना पड़ता था। इस कोर्स के बाद वो कहते हैं कि तुरंत बाद एक बंगाली टीम के साथ T2 शिखर की चढ़ाई के लिए हम निकल पड़े। उन्होंने वो कोर्स तो पूरा किया और एक बंगाली टीम के साथ शिखर T2 जो थे उसकी चढ़ाई के लिए वो निकल पड़े। लेह मनाली हाईवे के पाटसियों से कुछ भीतर की ओर जो वर्जिन शिखर है उसकी चढ़ाई बड़ी मुश्किल थी। वर्जिन की चढ़ाई करने के लिए मेरे साथ 7 बंगाली और 2 शेरपा जुड़ गए। देखो ये पूछा जाता है कि वर्जिन शिखर जो है, ये जो वर्जिन T2 शिखर जो है, उस चढ़ाई में आनंद बंसोड़े के साथ कौन-कौन था? तो ये आपको याद रखना है कि जो वर्जिन या T2 का जो शिखर है उसकी चढ़ाई करते समय आनंद बंसोड़े के साथ में 7 बंगाली लोग और 2 शेरपा जुड़े थे। तब क्या हुआ? तब की घटना वो बताते हैं। 2010 में लेह में बादल फट जाने तथा 3-4 दिन लगातार बारिश होने के कारण मैं और मेरी टीम बेस कैंप से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ही अटक गई। बेस कैंप से कितनी ऊंचाई? 16,000 की ऊंचाई पर वो पहुंच चुके थे। और तब क्या हुआ? तब लेह में बादल फट जाने की घटना हुई और 3-4 दिन लगातार घमासान बारिश की वजह से उनकी टीम आगे नहीं बढ़ पाई। कौन कौन था उनकी टीम में? 7 बंगाली, 2 शेरपा और स्वयं आनंद बंसोड़े से उनकी टीम थी गिरियारोहण करने वाली। और उस टीम में ये टीम के सारे मेंबर वहीं पर अटक गए 3-4 दिन के लिए घमासान उस बारिश में। जो बंगाली टीम के लीडर ने वापस लौटने का निर्णय ले लिया। जो टीम का लीडर था उसने निर्णय ले लिया कि वो वापस लौटेगा, बहुत हो गया। लेकिन आनंद का इरादा क्या था? शिखर चढ़ने का इरादा था। कुछ समय के लिए मौसम साफ हो गया और मैं और मेरी टीम चढ़ाई के लिए फिर आगे बढ़ गई। टीम के अन्य लोगों ने बहुत थकान के कारण आगे की चढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जो टीम के दूसरे लोग थे, वो जो टीम के जो दूसरे लोग थे, उन लोगों ने लेकिन जो थी वो अपना साहस छोड़ दिया और उन्होंने ये सोच लिया कि अब इसके आगे थकान काफी उन्हें लग रही थी। 3-4 दिन की कड़ी बारिश में वो घमासान बारिश में वो फंस चुके थे। इसलिए उन लोगों ने जो आगे की चढ़ाई ना करने का फैसला कर लिया। मगर आनंद ने ऐसा किया क्या? नहीं, आनंद ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जो 7 बंगालियों की टीम थी वो पूरी की पूरी वहां से निकल गई, मगर सिर्फ आनंद और 2 शेरपा, आनंद थे और उनके साथ वो 2 शेरपा जो थे, उन 2 शेरपाओं ने इन तीनों ने ही मिलकर वो इस शिखर तक पहुंच गए। उस वर्जिन शिखर पर इन्होंने पहला कदम रखा। इस उपलब्धि के साथ T2 शिखर पर चढ़ने वाला मैं पहला व्यक्ति बन गया था। देखिए, अपनी हिम्मत ना हारना, अपना इरादा पक्का रखना, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना, ये जो गुण था आनंद के अंदर, उसी गुण की वजह से, उसी एक क्वालिटी की वजह से आनंद देखिए पूरी 7 लोगों की टीम वापस लौट गई। उन्होंने अपना हौसला खो दिया कि जाने दो, अभी 3-4 दिन बारिश में फंसे, इतना थक गए। मगर आनंद ने अपना हौसला और हिम्मत नहीं छोड़ी। वो उन शेरपाओं के साथ आगे बढ़ते गए और वर्जिन का जो शिखर था, T2 का जो शिखर था, उस शिखर पर वो पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। ये कितनी बड़ी उपलब्धि उन्हें उनके दृढ़ निश्चय और विश्वास के वजह से प्राप्त हुई। तो यही जो इरादा है ये आपके जीवन में होना चाहिए पक्का। तो यही सीख जो है आनंद के जीवन से हमको मिलती है। देखिए आगे क्या कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सपने नींद में देखे हो या खुली आंखों से, उन पर दृढ़ विश्वास रखने से ही सपने साकार होते हैं। देखिए ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद अपने सपनों के बारे में क्या कहते हैं कि सपने
चाहे आप नींद में देखें या चाहे खुली आंखों से देखें, कैसे भी सपने देखो, नींद में देखो या खुली आंखों से देखो, मगर उस पर दृढ़ विश्वास रखो, क्योंकि दृढ़ विश्वास रखने से ही क्या होते हैं, सपने साकार होते हैं। अगर आपका अपने सपनों पर विश्वास है तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। प्रकृति यानी कि जो आसपास का वातावरण है, जो आसपास का जो पूरा परिवेश है, वो भी आपकी मदद करने लग जाता है। अगर आपका अपने आप पर भरोसा है तो आसपास का वातावरण भी आपका साथ देगा और आप जरूर अपने ध्येय में और सपने को पूरा करने में आप सफल होंगे। ये बहुत बड़ी बात आनंद हमें यहाँ बताते हैं। ये उनके भाषण के अंश है। उन्होंने जगह जगह जाकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो भाषण दिए, उस भाषण का ये अंश है। तो अपने भाषण में उसी प्रकार से युवाओं को और किशोर जो है उन्हें वो प्रेरित करते हैं। वो ऐसे लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं जो छोटी छोटी बात पर निराश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कक्षा फेल हो गए, जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे लोगों को प्रेरित करने का काम आनंद अपने भाषण के माध्यम से करते हैं। तो यही चीज है, आनंद हमें बताते हैं कि सपने चाहे खुली आंखों से देखो या नींद में देखो, मगर उस पर विश्वास रखो। और तुमने अगर उन पर विश्वास रखा तो जो तुम्हारे सपने हैं वो जरूर साकार होंगे और प्रकृति भी तुम्हारी उन सपनों को साकार करने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं। इस सफलता के बाद मैंने सुरेंद्र शेड़के जी की सहायता से एवरेस्ट 2011 की तैयारी का आरंभ किया। 2011 में एवरेस्ट की चढ़ाई करने का उन्होंने पक्का इरादा किया शेड़के जी की मदद से। इस एवरेस्ट फतह के लिए मुझे 20 से 25 लाख रुपयों की आवश्यकता थी। देखिए, ये सवाल पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए आनंद को कितने रुपयों की आवश्यकता थी, कितने 20 से 25 लाख रुपए की उनकी आवश्यकता थी, जिसको पूरा करना उनके परिवार के लिए संभव था क्या? बिल्कुल भी संभव नहीं था। 20 से 25 लाख रुपए उनके गरीब परिवार के लिए जमा करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। वो बताते हैं हमको, इससे पहले भी उन्होंने स्टीव का उल्लेख किया है। उनका एक अमेरिकन दोस्त था स्टीव, वापस अब यहाँ पे वो उसका उल्लेख कर रहे हैं स्टीव का। कहते हैं, मेरा अमेरिकन मित्र स्टीव मेरे सपनों के संघर्ष से अवगत था। उसने मुझे अमेरिका बुलाया। जीवन के बड़े बड़े फैसले अंततः प्रेरणा से किए जाते हैं। इसी अंतः प्रेरणा से मैंने अमेरिका जाने का फैसला ले लिया। परिवार का विरोध होने के बावजूद मैं अपने फैसले पर अड़िग रहा। आखिर जुलाई 2011 में मेरे अमेरिका जाने का दिन आ गया। सुबह 3 बजे मेरे हवाई जहाज ने आकाश में उड़ान भरी। मैंने नीचे देखा, सारी मुंबई निद्रा अवस्था में थी और मैं जाग रहा था। मेरे सपनों को पंख मिल गए थे, अग्निपंख। और जो अग्निपंख जो है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है अग्निपंख। और उस अग्निपंख किताब में कलाम जी का जो कथन है, कलाम जी के द्वारा लिखी गई जो कुछ पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां देखिए बंसोड़े जी ने यहाँ पर कही है। क्या कहते हैं वो? चिंता न करो, क्षोभ न करो, खेद न करो, कुछ करने का अवसर मिला है। अभी सर्वोत्तम होना शेष है, अभी सर्वोत्तम किया ही नहीं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये अब्दुल कलाम जी, जो अपने देश के, जो अपने दिवंगत राष्ट्रपति है, उनका वाक्य है। उनकी किताब अग्निपंख, उसमें अब्दुल कलाम जी ने लिखा हुआ ये वाक्य है। उसको बंसोड़े जी ने अपने भाषण में कोट किया है। क्या कहते हैं वो? कि चिंता मत करो, क्षोभ भी मत करो, खेद ना करो, किसी बात का दुख और शोक मत करो। कुछ करने का अवसर मिला है तो पहले अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अभी सर्वोत्तम होना शेष है, अभी तुमने सर्वोत्तम कार्य किया ही नहीं है और अभी सर्वोत्तम कार्य करना क्या है? बाकी है। तो कहते हैं कि तुम्हें अभी अपना सर्वोत्तम कार्य करना है, तो तुम अभी चिंता और क्षोभ में मत डूबो, बल्कि जो तुम्हें काम करना है उस काम पर तुम लोग अच्छी तरह से ध्यान दो। अमेरिका में रहते हुए 15 अगस्त 2011 को कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता शिखर की चढ़ाई कर वहां मैंने अपने देश का राष्ट्रगीत बजाया। तो अपने दोस्त स्टीव के पास अमेरिका गए। अपने दोस्त की मदद से उन्होंने वहां जाकर, अमेरिका जाकर, वहां का कैलिफोर्निया का जो माउंट शास्ता है, वहां पर उन्होंने चढ़ाई की
और वहाँ अपने देश का राष्ट्रगीत यानी जन गण मन, जो राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत जो थे वहाँ उन्होंने वहाँ जाकर वह बजाया। वहीं पर रहकर मैंने स्कूबा डाइविंग सीख ली। स्कूबा डाइविंग मतलब पहाड़ से जो बिल्कुल ऊंचाई से गहरी गहरी जो वैली होती है उसमें कूदने का जो अभ्यास होता है, बिना कोई सपोर्ट के नहीं, बल्कि उसमें एक बैंड का या रस्सी का सपोर्ट ले करके जो है डाइविंग की जाती है, हवा में डाइविंग। यार तो ऐसे स्कूबा डाइविंग का उन्होंने अभ्यास किया। स्कूबा डाइविंग उन्होंने वहां पर सीखा। पैसिफिक महासागर के किनारे बाइक चलाते हुए बाइक एक्सपीडिशन भी कर ली। हेलो हेलो। हाँ बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। तो अमेरिका में उन्होंने माउंट शास्ता के शिखर पर चढ़ाई की और वहां अपने देश का राष्ट्रगीत बजाया। स्कूबा डाइविंग सीखी। पैसिफिक महासागर के किनारे बाइक चलाते हुए बाइक एक्सपीडिशन भी कर ली। 6 महीने अमेरिका में रहने के बाद मैंने सबसे भावभीनी विदा ली और एवरेस्ट मुहिम के लिए थोड़ा थोड़ी राशि समेट कर वो भारत लौट आए। यानी कि अमेरिका में रहकर उन्होंने जो अलग अलग पहाड़ों की चढ़ाई वगैरह की, वहां पर जो उन्होंने कार्य किए, उससे उन्होंने कुछ अपने पैसे जुटा लिए और वो पैसे लेकर के वो वापस भारत आ गए और आगे अपने एवरेस्ट की मुहिम की उन्होंने तैयारी की। भारत में आकर हालात फिर भी वही थे। एवरेस्ट के लिए जितने पैसे आवश्यक थे उतने मेरे पास नहीं थे। वो बता रहे हैं कि जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे मेरे पास नहीं थे। आखिर मेरे पिताजी ने अपना घर गिरवी रखा, माँ और बहनों ने अपने गहने बेच दिए और जीजा जी ने ऋण ले लिया। सब कुछ दांव पर लगा दिया उन्होंने अपने एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। देखिए, जब वो अमेरिका से आए तो उनके पास कुछ धनराशि थी। वो धनराशि और अपने साथ में कुछ और पैसे अपने परिवार की मदद से उन्होंने जोड़ लिए और फिर अब उन्होंने अपना घर गिरवी रखा और माँ और बहनों ने अपने गहने तक उन पर विश्वास रखा और उनके लिए अपने गहने बेच दिए। और ये सब किस लिए? केवल आनंद का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। आनंद पर विश्वास रखा। काठमांडू से एवरेस्ट जाते समय नामचे बाजार से एवरेस्ट शिखर का प्रथम उन्हें दर्शन हुआ। मैंने पुणे की टीम सागर माथा गिरियारोहण संस्था के साथ वो इस मुहिम पर गए थे। देखो कौन सी टीम के साथ वो एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए? हेलो। तो कौन सी टीम के साथ वो एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए थे, ये यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे। तो देखो, पुणे की एक टीम थी सागर माथा गिरियारोहण संस्था। इसके साथ वो इस एवरेस्ट की मुहिम पर निकल पड़े थे। यहाँ पर बहुत ही जल्द उन्होंने 19,000 फीट पर स्थित माउंट आइलैंड शिखर पर चढ़ाई की। इसके बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंच गए। चढ़ाई के पहले पड़ाव पर सागर माथा संस्था के अध्यक्ष रमेश गुड़वे जी को पक्षाघात का दौरा पड़ गया। पक्षाघात यानी कि उनके जो प्रशिक्षक थे उनको पक्षाघात यानी कि हार्ट अटैक का उनको दौरा पड़ा।
उनके ट्रेनर को यहाँ पर गुड़वे जी जो उनके ट्रेनर थे उनको पक्षाघात यानी कि हार्ट अटैक का दौरा कहते हैं ना पैरालिसिस, हाफ बॉडी जो होता है उसमें वो अटैक आ जाता है, पक्षाघात हो जाता है, उसका दौरा पड़ा उन्हें। उन्हें वैद्यकीय उपचार के लिए काठमांडू से पूना ले गए, लेकिन उनका देहांत हो गया। मैं और मेरे साथी जो थे, मानो उन पर एक बड़ा ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जाहिर सी बात है, सब के सब इतनी खुशी से निकले हैं एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए, और उसमें ऐसा हादसा हो गया उनके साथ में। तब सब फिर भी उन लोगों ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, उन्होंने और उनके साथियों ने। बर्फ की चोटियां, हिमनद, आंधी, तूफान, हड्डियां जम जाए इतनी ठंड आदि का सामना करते हुए एवरेस्ट कैंप 1 कैंप 2 तक चढ़ाई करने में टीम सागर माथा सफल हुई। एवरेस्ट के कैंप 1 कैंप 2 तक पूरी टीम बड़ी सफलता से आगे बढ़ती रही, और 16 मई को एवरेस्ट के कैंप 2 पर भारत का राष्ट्रगीत बजाकर मैंने विश्व का रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मेरी सेहत बिल्कुल बिगड़ गई, इसलिए मुझे नीचे डोंगबोचे नाम के स्थान पर भेज दिया गया। वहां बहुत ही हताश होकर मैं बैठ गया। वह अत्यंत बुरा क्षण था। जिस सपनों का पीछा करना मैंने बचपन से किया, उसमें मुझे असफलता मिलने वाली थी। आखिर मैंने विपश्यना से अपनी सांसों पर नियंत्रण नियंत्रण पाया, और सुबह होते ही मैं चमत्कारिक ढंग से एकदम ठीक हो गया, और अपने सपनों पर अपनी अपार निष्ठा के कारण ही मानो वो ठीक हुए थे। तो देखो, एवरेस्ट तो चढ़ने तो लगे, मगर कई मुसीबतें आई। एक तो जो उनके लीडर थे, उन्हें पक्षाघात का दौरा पड़ा। वो आगे तो बढ़े, मगर आगे बढ़ने के बाद स्वयं उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें वापस नीचे इलाज के लिए भेज दिया गया। वो कहते हैं फिर मैंने विपश्यना की साधना की, और उससे तो मैं बड़ी चमत्कारिक रूप से बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। और वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक हुई थी केवल मेरी निष्ठा और मेरी विश्वास की वजह से, मेरी श्रद्धा की वजह से। इसलिए वो एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। एवरेस्ट का डेथ जोन, देखो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, डेथ जोन मतलब ऐसी जगह जहाँ पर एक सामान्य आदमी सामान्य रूप से जीवित ही नहीं रह सकता, ऐसी जगह को कहते हैं डेथ जोन। तो जहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, क्या है देखिए, -50 से -60, -50 से -60 इस टेम्परेचर में आप खड़े भी नहीं हो सकते। -50 मतलब आप सोचिए, इतनी मुश्किल अवस्था होती है कि रखे रखे वस्तु कोई तुरंत एक सेकंड में जम जाए, इंसान की हड्डियां जम जाए, हड्डियां और शरीर के अंदर का खून जम जाए, इतनी ठंड वहां पर थी। तापमान, हड्डियां जम जाए, इतनी ठंड। 2 बार ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण मानो उन्होंने मृत्यु को ही करीब से देख लिया था। बहुत पहले मरे हुए गिर्यारोहकों के मृतदेह वहीं आसपास पड़े थे, उनका सामना उन्होंने किया। यानी ऐसी जगह जहाँ पर उनसे पहले जो गिर्यारोहक पहुंचे थे, उनके मृतदेह भी वहां पर पड़े हुए थे। वो सब देखने के बाद कोई भी अपने ऊपर से अपने हौसला खो सकता था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं इन सारी चीजों का सामना करते हुए 19 मई 2012 की सुबह 11:20 पर मैं संसार के सर्वोच्च शिखर पर बड़े गर्व के साथ पहुंच गया था। देखो, कक्षा 9वीं में अनुत्तीर्ण फिर भी निराश न होते हुए आज मैंने इतनी ऊंचाई हासिल की। गिरियारोहण के साथ मैं पढ़ाई में भी आगे बढ़ता रहा। आज मैंने पदार्थ विज्ञान जैसे जटिल विषय में अनुसंधान कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अनुसंधान यानी आगे वो खोज भी कर रहे हैं उस विषय में। एवरेस्ट की चढ़ाई के बाद मैंने वर्ल्ड पीस 7 समिट नाम की मुहिम शुरू की। ये पूछा जा सकता है आपसे कि उन्होंने कौन सी मुहिम शुरू की। वर्ल्ड पीस वर्ल्ड पीस समिट जो थी, ये मुहिम उन्होंने शुरू की। और इस मुहिम का उनका उद्देश्य क्या था कि अलग अलग महाद्वीपों में जाना और वहां के सर्वोच्च शिखरों की चढ़ाई करना। ये उनके उस समिट की मुहिम का, उनके वर्ल्ड पीस समिट है उसका यही उद्देश्य था। अब तक 4 महाद्वीपों के 4 सर्वोच्च शिखर पर वो चढ़ाई कर चुके हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों के ऊंचे ऊंचे शिखर शामिल है।
इन महाद्वीपों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर उन्होंने गिरियारोहण किया। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि कौन से महाद्वीपों में आनंद बंसोड़े ने ऊंचे महाद्वीपों के शिखर उन्होंने पादाक्रांत किए हैं या फिर कहाँ पे उन्होंने गिरियारोहण किया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सबसे ऊंचे 10 शिखरों की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय टीम का नेतृत्व उन्होंने अत्यंत सफलतापूर्वक किया। अपने गिरियारोहण के साथ सामाजिक काम करते हुए मुझे यूनाइटेड नेशन के साथ काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अब तक 6 किताबें लिखी है। ये भी पूछा जाता है कि आनंद ने कितनी किताबें लिखी। आनंद ने अब तक 6 किताबें लिखी है। आनंद ने अब तक 6 किताबें लिखी है। देखिए, यही मुझे बताना है कि अगर आप किसी लक्ष्य को दिलो जान से चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए सारी दुनिया भी आपकी मदद करती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यह बताने का अधिकार किसी को मत दीजिए। आप में बहुत सारी ताकत है। अपने जीवन का कोई भी और कितना भी बड़ा लक्ष्य आप पूरा कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां तो आती है, सफलता भी मिल सकती है, पर हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, आप लोग जो अपने अपने डाउट्स है, जो अपने अपने सवाल है, आप पूछो, हैंड रेस करो। साथ ही मैं भी आपसे कुछ स्वाध्याय के प्रश्न पूछने वाली हूँ। चलो अपनी किताबें सामने लो और तुरंत जरा सवाल करो। तो हैंड रेस करना। मिस भाव मिश्रित यानी क्या होता है? मिस भाव मिश्रित यानी क्या होता है? लो टीचर, इच्छा शक्ति क्या होता है? हाँ बोलिए। इच्छा शक्ति क्या होता है? इच्छा शक्ति मतलब आपने जो कुछ भी इरादा किया है, उस पर आपने जो विश्वास रखा है, उसकी जो ताकत है उसे हम कहेंगे इच्छा शक्ति। ये आपकी इच्छा शक्ति होती है। थैंक यू टीचर। देखो मैं पेज जो है आपसे शेयर कर रही हूँ। हेलो, जरा मुझे कुछ सवालों के जवाब देना। यस टीचर। आनंद की टीम को वर्जिन की चढ़ाई करते समय 16,000 फीट की ऊंचाई पर क्यों रुकना पड़ा? आनंद की टीम को 16,000 फीट की ऊंचाई पर क्यों रुकना पड़ा था? जब वो वर्जिन शिखर T2 शिखर बादल फट जाने के मैम उधर ज्यादा बारिश हो रही थी। यही बिल्कुल सही है। लेह में क्योंकि क्या कौन सी घटना हुई? बादल फटने की घटना हुई। तो बादल फटने की घटना जो हुई उस वजह से 3-4 दिन घनी बारिश हुई और उस वजह से क्या हुआ था, आनंद को वहीं पर रोकनी पड़ी थी अपनी चढ़ाई। वर्जिन की चढ़ाई करते समय आनंद के साथ कौन कौन थे?
कौन कौन थे बंसोड़े जी के साथ में? वर्जिन शिखर की चढ़ाई करते समय आनंद बंसोड़े के साथ कौन थे? एक मिनट। 7 बंगाली और 2 शेरपा थे टीचर जी। वेरी गुड, करेक्ट। 7 बंगाली और 2 शेरपा उनके साथ में थे। बिल्कुल सही है। आनंद अपने सपने के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि सपने कब साकार होते हैं? आनंद के अनुसार सपने कब साकार होते हैं? आनंद बंसोड़े जी का जो वाक्य है, देखो सपनों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। क्या कहते हैं वो अपने सपनों के बारे में? सपने नींद में देखो या खुली आंखों में, उन पर दृढ़ विश्वास रखने से ही सपने साकार होते हैं। बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं वो कि चाहे तुम सपने खुली आंखों से देखो या नींद में देखो, मगर उन सपनों पर तुम दृढ़ विश्वास रखोगे तो पूरी प्रकृति भी तुम्हारी सहायता करती है। ये महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, पूरी प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए बंसोड़े जी को कितने रुपयों की जरूरत थी? कितने रुपयों की 20 से आवश्यकता थी उन्हें? 25 लाख रुपए। बिल्कुल 20 से सही, 25 20 लाख। से 25। सही है, वेरी गुड। 20 से 25 लाख रुपए तक जो थे उनको आवश्यक थे। बंसोड़े के द्वारा लिखी किताबों की संख्या, उन्होंने कितनी किताबें लिखी? 6। बिल्कुल सही है, उन्होंने अपने जीवन में 6 किताबें लिखी है। ऑस्ट्रेलिया में आनंद ने कितने शिखर पादाक्रांत किए, यानी कितने शिखरों की चढ़ाई की ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने? बोलो। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कितने शिखर की चढ़ाई की? किसको नहीं मिल रहा है इसका उत्तर? मैम ठीक है, 10। 10 शिखरों की। कितने? 10। 10 शिखरों की। आनंद बंसोड़े कौन सी साधना करते थे? विपश्यन ध्यान साधना हाँ, होती कौन सी साधना करते थे वो? विपश्यना की साधना करते थे। करते थे। बराबर। एवरेस्ट के डेथ जोन का तापमान कितना था? मैम -50 से -60 तक। -7। हाँ, बिल्कुल सही। -50 से -60 तक एवरेस्ट के डेथ जोन का तापमान था। तापमान था। अब देखो, तुमको एक सेकंड में मैंने ये जो सवाल लिखे हैं, ये सारे सवाल जो है इसके तुम उत्तर लिखना। ये जो स्क्रीन है, ये जो फोटो है, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। ये फोटो, उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर वो तुम्हारा स्वाध्याय रहेगा, उसके उत्तर सब तैयार कर लेना। 1 मिनट में आपसे ये शेयर कर रही हूँ। देखो, यहाँ पर ये जो कृति है, सबसे पहले आनंद पढ़ाई तथा पर्वतारोहण के दौरान इन संस्थाओं से जुड़े थे। किन किन संस्थाओं से जुड़े थे? देखो वहाँ पर सबसे पहली संस्था कौन सी थी? पिंपरी चिंचवड़ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन। उसके बाद नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। तीसरी संस्था थी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग। और चौथी यूनाइटेड नेशंस, यानी कि अमेरिका। ये कृति आपको पूरी लिखनी अच्छी तरह से, परीक्षा में आ सकती है, महत्वपूर्ण कृति है ये। और इसके आगे भी मैंने सवाल दिए जो भी, जिस पर हमने भी चर्चा भी की।
इन सभी सवालों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये आपका स्वाध्याय है, इसका स्क्रीनशॉट सब बच्चे कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट पेज शेयर कर रही हूँ मैं। ले लिए मैम। ओके, नेक्स्ट पेज शेयर कर रही हूँ मैं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो ये जो सारे क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मगर इस पर कृति भी तुमसे पूछी जा सकती है। ये सारे सवाल हमको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो और उसके भी सारे जवाब सोच करके लिखते हैं। इन सभी सवालों पे हमने भी चर्चा की है, ये सबके उत्तर तुमको पता है, सबके उत्तर तुम आसानी से लिख पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो और इसके उत्तर अपने स्वाध्याय में नोटबुक में लिख कर रखना। ठीक है, इसके अलावा और किसी बच्चे को कुछ मुश्किल लग रही है इस पार्ट में? स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो, सबने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? हाँ सुमित, टीचर कुछ बोलना है एक बार आपको? फर्स्ट वाला स्क्रीन इससे पहले वाला स्क्रीन, ओके, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? फर्स्ट वाला पेज में वापस शेयर कर रही हूँ। हाँ ये फर्स्ट वाला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। टीचर हो गया टीचर, थैंक यू टीचर। ओके, टीचर जो आपने हाँ बोलो। टीचर आपने जो व्हाट्सएप पे भेजा वो क्लियर नहीं दिखा। हाँ वो अपने स्कूल का वो अलग है बेटा, वो हम पर्सनल आप मैसेज पे बात कर लो। ठीक है, इसके अलावा अभी लेसन से रिलेटेड कुछ मुश्किल है तो पूछ लो। और किसी बच्चे को कोई शब्द कठिन लग रहा है? मिस, हाँ, बादल फटना मतलब? बादल फटना मतलब होता है बहुत ही जोरों की बारिश होना। ये जो अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया, देखो यहाँ पर आनंद बंसोड़े जी की तस्वीर है। ये पाठ की शुरुआत में भी आपको दिखाई थी, मैंने देखी थी सब बच्चों ने? यस मिस। हाँ, तो ये आनंद बंसोड़े जी है, जो अत्यंत ऐसे प्रेरणा पूर्ण भाषण जो है वो युवाओं को देते हैं, जिनका कार्य सचमुच महान है। आज भी अगर तुम लोग यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पे आनंद बंसोड़े स्पीच अगर सर्च करोगे तो तुमको मराठी और इंग्लिश में उनकी स्पीच मिलेगी, जिसमें वो सभी को हमेशा निरंतर प्रेरित करने का ही कार्य करते हैं। ओके, आकाश कुछ बोलना है क्या? हैंड रेज किया था। हेलो रोशनी, कुछ कहना है बेटा? बोलो। हेलो। मिस, पहाड़ का नाम एवरेस्ट क्यों रखा गया? एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों रखा गया है? अब उसके बारे में मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया है, करते हैं हम उस पर रिसर्च। तुम भी देखना, नेट पर सर्च करना, व्हाई एवरेस्ट इज कॉल्ड एवरेस्ट। किसी को पता है एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों रखा है? कोई जानता है तो बताओ। ठीक है, मैं भी पता करूंगी। ओके रोशनी, और कुछ किसी को बोलना है? हेलो, ये 10 कौन आ रहा है? ये 10 किसने लिखा हुआ है? हु इज दिस? हैंड रेज कर रहा है 10वीं बार 11वीं बार हैंड रेज हुआ है, कौन है ये बच्चा? बोलो बेटा। हेलो हेलो। आखिरी तस्वीर आहे, 9वीत नापास, शाळा सुटली, जिद्दीने 4 खंडातील शिखरे पादाक्रांत केली। ये आनंद बंसोड़े जी की तस्वीर है। 9वीं में फेल थे, शाळा सुटली यानी कि स्कूल भी छूट गया था, मगर अपनी जिद, अपना दृढ़ निश्चय, अपना विश्वास, इससे उन्होंने करीब करीब 4 खंडातील मतलब 4 महाद्वीपों के शिखर, उन्होंने शिखरों तक पहुंच गए। ऐसे आनंद बंसोड़े जी की ये तस्वीर है। इससे हमें प्रेरणा यही लेनी चाहिए कि हमें भी अपने सपनों से आगे बढ़ना चाहिए। सपने जो देख लिए, उन सपनों को साकार करने का जो अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे हमें लग जाना चाहिए। यही प्रेरणा हमको इस पूरक पठन के पाठ से मिलती है। चलो सब बच्चे, अब आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।